हेलो दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा आप सभी का ईटी एग्जाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जियोग्राफी है और जियोग्राफी में हम डिस्कस कर रहे थे सूर्य के बारे में, फिर ग्रहों के बारे में। अब हम सूर्य से संबंधित कुछ और अन्य प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। अन्य जो बॉडी है, अन्य पिंड जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे चंद्रमा हुआ, धूमकेतु हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उल्का पिंड हुए, ठीक। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा, जिसे हम क्या बोलेंगे? मून। इसको हम चांद भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं हमारे शब्दों में। दोस्तों, जो चंद्रमा है ये हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा में क्या है, किस प्रकार की यहाँ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ के वातावरण के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सतह के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, तो जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा को हम कौन सा उपग्रह कहते हैं? चंद्रमा को, इसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीवाश्म ग्रह, मतलब फॉसिल प्लेनेट। चंद्रमा को हम किस नाम से जानते हैं? फॉसिल प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, अगर मैं आकार की बात करूं उपग्रहों में, अभी तक जितने भी उपग्रह हमने पढ़े हैं, बृहस्पति के हो, शनि के हो, वरुण के हो, चाहे मंगल का हो, तो उसमें हमारा जो चंद्रमा का आकार होता है वो कौन से नंबर पे है? 5वां नंबर का चंद्रमा है, आकार में बड़ा हुआ है। पहला कौन है? गैनीमेड। दूसरा टाइटन। और इसी प्रकार 5वें नंबर पे कौन है दोस्तों? हमारा चंद्रमा है। चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर में कौन सा है? ट्राइटन, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा नंबर का मुझे ध्यान नहीं है, मगर पहला गैनीमीड है, दूसरा टाइटन है, तीसरा पे याद नहीं है। चौथा क्या है? टाइटन, और 5वें नंबर का चंद्रमा। आकार में 5वें नंबर का उपग्रह है चंद्रमा, बड़े में। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो किसका है? बृहस्पति का। दूसरे नंबर पे टाइटन है, जो शनि का है, ठीक है। ट्राइटन अरुण का, और फिर चंद्रमा हमारी पृथ्वी का। चंद्रमा की सतह और उसके भौतिक तत्वों के भूगर्भिक वैज्ञानिक अध्ययन को चंद्र विज्ञान या सेलेनोलॉजी कहा जाता है। जो हम चंद्रमा की जो सतह होगी, जो उसकी बाहरी सतह है या उसकी आंतरिक सतह है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। हमने पहले भी बताया है कि ग्रह और उपग्रह में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये जो प्रकाश होते हैं, ये जो प्रकाश उस पर हमको दिखाई देता है, वो क्या होता है? जो सूर्य से उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसको अवशोषित कर लेता है और हमको वो क्या करता है? प्रकाशित दिखाई देता है। उनमें खुद का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश विहीन है। जितने भी उपग्रह और ग्रह हैं उनमें खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है। ये सब जितने भी ग्रह होते हैं, वो सब उपग्रह होते हैं, वो सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का पिछला भाग धूल से भरा होने के कारण अंधकारमय दिखता है, ठीक है। ये हमने अगर यहाँ चंद्रमा की बात करें, इस टाइप से अगर चंद्रमा है तो इसका जो पीछे का हिस्सा है, ये तो सामने का, ये तो आपको सामने का चलो दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसका जो पीछे का जो हिस्सा होगा, इसके पीछे का हिस्सा वो क्या है? धूल के कणों से भरा हुआ, अंधकार में एकदम अंधेला है, काला काला छाया रहता है। तो उस भाग को क्या कहते हैं? धूल के इस अंधकार भाग को हम क्या बोलते हैं? शांति सागर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? शांति सागर। किसे कहेंगे? धूल के अंधकार में हिस्से को, अंधकार में भाग को हम क्या बोलते हैं? शांति सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। शांति सागर ये ऐसे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा जो है
पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन काल कितने टाइम में करता है? परिक्रमा मतलब पृथ्वी के चारों ओर, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे। अगर मैं यहाँ बात करूं क्या, जिसे हमारी पृथ्वी इस टाइप से ऐसी झुकी हुई है, ये यहाँ एक छोटा सा चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ से घूमना ऐसा प्रारंभ करता है इस कक्षा में, इस टाइप से। चंद्रमा पहले यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, इस प्रकार से घूमते 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 वापिस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो परिक्रमण काल है, इसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना लगेगा? जब एक जगह से चालू होकर पृथ्वी के चारों ओर वो घूमेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा और वापस उसी जगह में आ जाएगा, तो उसको कितना दिन लगता है? 27 घंटे 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है, ये परिक्रमण काल। और घूर्णन में मैं बात करूं, अगर ये मेरा जो चंद्रमा है, ये मेरा चंद्रमा, ये सामने का चंद्रमा का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला मान लो ये चंद्रमा का सामने का फेस है। अगर ये घूमेगा एक राउंड ऐसा, ये हाफ हो गया, आधा, और फिर ये आधा, मतलब इसको घूमने में पूरा कितना टाइम लगेगा? 29 घंटे के लगभग लगता है। मतलब इसका घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल कितना है दोस्तों? 29 घंटे। मतलब हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग एक बराबर है। जब दोनों एक बराबर लगते हैं तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमको चंद्रमा का सिर्फ आधा ही हिस्सा दिखाई देगा। आधा, जो हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान होने के कारण हम उसके आधे हिस्से को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी में हम बात करें, पृथ्वी का घूर्णन काल और परिक्रमण काल अलग अलग है, तो पृथ्वी का आधा हिस्सा हमको समझ में आता है कि चलो दिन हो रही है, और आधा हिस्सा हमको ये समझ नहीं आता कि रात, आधा हिस्सा हमको समझ में आता है कि दिन है और आधे में रात है। मगर चंद्रमा में हमको ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा उसके आधे ही फेस को देख पाएंगे, क्योंकि दोनों की चाल इक्वल है, ठीक है, परिक्रमण की और घूर्णन की। तो इस कारण हम हमेशा उसका एक ही पोर्शन देख पाएंगे। और जो हमको जो पोर्शन दिखाई देता है चंद्रमा का, जो सामने वाला हिस्सा दिखाई देता है, वो कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है हमको चंद्रमा का देखने पे? वो हमको 50% पार्ट हमको चंद्रमा का दिखाई देता। 57% हिस्सा हम सामने से चंद्रमा का देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चंद्रमा के व्यास की बात करूं तो कितना है दोस्तों चंद्रमा का व्यास? ये चंद्रमा है, इसका जो व्यास है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा के व्यास की बात करूं मैं, चंद्रमा का जो व्यास है, ये व्यास होता है, चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3474 किलोमीटर ये चंद्रमा का व्यास है। जो पृथ्वी के व्यास का कितना है? पृथ्वी की व्यास का कितना है दोस्तों? 1/4 है, ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? चंद्रमा पर, जैसे हमारे पृथ्वी पे क्या है? माउंट एवरेस्ट, इसी प्रकार चंद्रमा पे भी एक बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा स्थान, सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? ये पर्वत की बात कर लूं मैं, सर्वाधिक ऊंचा स्थान है पर्वत, वो है लिबनिट्ज। क्या नाम है उसका? लिबनिट्ज पर्वत। कहाँ है दोस्तों ये? इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर इसकी ऊंचाई है, इस पर्वत की ऊंचाई है। ये कहाँ स्थित है चंद्रमा के? ये चंद्रमा का अगर नॉर्थ पोल है तो ये जो है साउथ पोल, दक्षिण कहाँ पे स्थित है ये दोस्तों? दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के दक्षिण पे लिबनिट्ज नाम का एक पर्वत है जो स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे ये वायुमंडल विहीन है, वायुमंडल यहाँ पे नहीं है, चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है।
ठीक है। चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा पे तो खुद का प्रकाश नहीं होता, मगर तो चंद्रमा जो प्रकाशित होता है तो उस प्रकाश को जब पृथ्वी तक आएगा, जो शीतल प्रकाश आता है पृथ्वी तक, उसको आने में कितना समय लगेगा। यहाँ देख लो, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना है, आने में लगा समय कितना, 1.26 सेकेंड। कितना सेकेंड लेता है, 1.26 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिए कि चंद्रमा का व्यास कितना है, चंद्रमा पृथ्वी तक चंद्रमा के प्रकाश को आने में कितना टाइम लगेगा। अब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी भी हम देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं इसको अर्थ बोलूं और इसको मून बोलूं, तो इन दोनों का जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो 3,84,403 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी। चंद्रमा और पृथ्वी का जो द्रव्यमान का अनुपात है कितना है, अगर मैं अर्थ का द्रव्यमान m1 बोलूं और मून का द्रव्यमान m2 बोलूं, तो उसका रेशो होगा m1:m2 = 1:81, कितना, सॉरी 81:1, ठीक है। मतलब m1 क्या है, m मास, m को मैं क्या बोलता हूं, मास, मतलब यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 है तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा, 1 होगा। ये आपको इस रेशो पे ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी का चंद्रमा पे है, ना कि चंद्रमा का पृथ्वी पे है। m1:m2 81:1। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अंडाकार पथ में करता है। किस प्रकार में करता है, ये जो पथ रहेगा ऐसा, इसका जो पथ रहेगा, ये पथ कौन सा है, अंडाकार पथ है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है किस पथ में परिक्रमा करेगा, अंडाकार पथ में। अब मैं गुरुत्वीय शक्ति की बात करता हूं, कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करता हूं, कि तो पृथ्वी का, चंद्रमा की बात करता हूं, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी होती है पृथ्वी के, 1/6 गुणित पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये चंद्रमा की बात करता हूं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 गुना होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, कितने गुना होता है, कितना रेशो में आता है, 1:6 होता है, ठीक है। चंद्रमा पर दोस्तों यहाँ पे जल नहीं है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे जल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। जब सौर और चंद्र शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, तब पृथ्वी में के सागरों में ज्वार उठता है, टाइड उठता है, ठीक है। सौर मतलब सूर्य और चंद्रमा, जब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल का रेशो कितना हो जाता है, मैं इसको अगर मैं कहूं सूर्य का जी का रेशो और चंद्रमा का जी मतलब गुरुत्व का रेशो अगर 11:5 हो जाए, तो सागर में जो हमारी पृथ्वी में जो सागर है उसमें क्या उठती है, टाइड, मतलब ज्वार उठती है, ठीक है। कारण यही है कि उनका रेशो इतना होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण का 11:5, तो सागर में टाइड उठ जाएगी, ठीक है। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जो चंद्रमा में जो चट्टान है वहां पे किसकी मात्रा अधिक है, टाइटेनियम। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है।
आज हमने डिस्कस कर ली चंद्रमा के बारे में। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इससे संबंधित कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स, और अगला जो धूमकेतु और उल्का पिंड्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।